जय श्री राम। आज हम लोग फिजिक्स के नए टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ मोशन, है ना। कल हम लोग मोशन के इक्वेशन देख लिए थे और है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना, गति किसको बोलते हैं, और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखे थे और न्यूमेरिकल देखे थे किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें कि टाइप ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार। सबसे पहले तो मोशन क्या होता है या गति क्या होता है। क्या होता है गति? किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ, है ना, समय के साथ उसके पोजीशन में जो चेंजेस होता है, उसका स्थिति जो बदलेगा समय के साथ, उसी को क्या कहते हैं, उसका गति। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसा बहुत कुछ एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल, व्यक्ति का चलना, पक्षी का उड़ना, दौड़ती बस या कार या हवाई जहाज, समय के साथ जिसका भी स्थिति परिवर्तन होता होगा या होता है, वो सब क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। ठीक है, मोशन। अब बात करें हम लोग मोशन के प्रकार, तो प्रकार में बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। क्या? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पाथ, वस्तु के पथ के प्रकृति के आधार पर, कि जो वस्तु का रास्ता है या पाथ है वो किस प्रकृति का है या किस नेचर का है। ठीक है, और दूसरा है विमा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीन डायरेक्शन होता है ना, एक्स, वाई और जेड, तो उस कोऑर्डिनेट के बेस पे हम लोग डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला है वस्तु के पथ के प्रकृति के आधार पर, तो इसमें सबसे पहला है स्थानांतरित गति, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब ऐसा मोशन या ऐसी गति जो क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, है ना, सीधा सीधा एक सड़क है या रास्ता है जिस पर कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है या गति कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, एग्जाम्पल, अनंत तल पर गेंद की गति। एक तल रखा हुआ है, इस तल पर गेंद को हम लोग ऐसे लुढ़का दिए, तो वो गति क्या कहलाएगा, उसका सरल रेखीय गति। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखीय गति भी कहते हैं और रिजिड रेखीय गति, लीनियर मोशन, है ना। तो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है क्या, अनंत सतल पर कोई भी बॉल की गति या गेंद की गति। ठीक है, नेक्स्ट है घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। तो घूर्णन गति में क्या होगा कि कोई भी एक पॉइंट होगा और इसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा, मतलब गति करेगी, है ना। एक निश्चित कोई बिंदु है, उसके चारों तरफ अगर कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो वैसी गति क्या कहलाएगी, घूर्णी गति कहलाएगी। ठीक है, रोटेशनल, या इसी को हम लोग कहीं कहीं क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं या सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, क्योंकि वृत्त के जैसा है। वृत्त भी ऐसा ही रहता है कि एक बिंदु है, इस मेन बिंदु से इधर जो हो गया, क्या हो गया, उसका त्रिज्या हो गया, चारों तरफ उतनी ही दूरी के उसको क्या करेगा, कवर अप करके वो मोशन करेगा या गति करेगा, उससे बाहर गति नहीं करेगा। ठीक, तो इस टाइप मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लट्टू, नचाए हो कि नहीं, लट्टू, है ना, लट्टू की गति, फिर ये जो पंखा को रोटेट हो रहा है उसकी गति। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, वृत्तीय गति या रोटेशनल में, घूर्णन गति। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोलनी गति, जिसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशनल। इसका दूसरा नाम है काल्पनिक गति, सॉरी कंपनिक, है ना, कंपन करने वाला, कंपनिक गति भी कहते हैं। दोलनी गति में क्या होगा कि इसमें भी वैसा ही एक पॉइंट होगा, लेकिन इसमें जो गति होगा ना, वो एक इधर होगा और एक इधर होगा। मान लो ये A है और इधर B है, तो इधर का जो डिस्टेंस होगा, ये मेन बिंदु हो गया, इस बिंदु से इधर जाएगा 2 मीटर और इधर भी जाएगा 2 मीटर। ठीक है, एक इसमें दो पोजीशन होगा, एक क्या पोजीशन होगा, एक फॉरवर्ड पोजीशन होगा और एक बैकवर्ड पोजीशन होगा, है ना, आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, झूला, झूला झूले हो ना, झूला में जितना हम लोग आगे जाते हैं उतना ही हम लोग पीछे जाते हैं। ठीक है, वैसे ही एक स्प्रिंग वाला दोलन होता है, दोलन, या पेंडुलम, पेंडुलम भी ऐसे ही करता है। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, वाइब्रेशनल में या काल्पनिक गति में, दोलन घड़ी, झूला झूलती लड़की की गति। ठीक,
इधर आ जाते हैं बीमा के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स वाई और जेड, ये 3 डायरेक्शन होता है या 3 एक्सिस होते हैं हम लोग का, ठीक है। तो अब जो इन तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है मोशन होगा वो कहलाएगा हम लोग का क्या, बीमा के आधार पर गति या ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब अगेन इसको भी हम लोग डिवाइड किए हैं 3 सेक्शन में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 1D 2D और 3D, ठीक है। एक बीमीय गति क्या कहलाएगा कि सीधी रेखा में व्यक्ति अगर चल रहा है या पटरी पर कोई ट्रेन चल रहा है वो क्या कहलाएगा, एक बीमीय गति। या इसमें जो होगा कोई भी एक ही एक्सिस जो है एक्टिव होगा, एक्स एक्सिस पे अगर मोशन हो रहा है तो एक्स एक्सिस पे ही मोशन होगा, वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा है कोई भी एक ना, इसमें एट ए टाइम एक ही एक्सिस इन्वॉल्व होगा उस मोशन में या गति में, ठीक है। कोई भी 3 एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष, कोई भी एक ही अक्ष पर जो है वस्तु गति करेगी, बाकी दूसरा पे गति नहीं होगा या इन्वॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल, सीधी रेखा में व्यक्ति का चलना या पटरी पर रेलगाड़ी या ट्रेन का दौड़ना, ठीक है। दूसरा है 2D या 2 डायमेंशनल द्विविमीय गति। इसमें क्या होता है, एक समतल प्लेन पर चलना है ना, समतल प्लेन है उस पर जो गति करेगा वो कहलाएगा क्या, द्विविमीय। जैसे इसमें क्या क्या रहेगा, 2 एक्सिस रहेगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। कोई भी 2 के अगेंस्ट में रहेगा, या तो इस एक्स वाई के अगेंस्ट रहेगा या वाई जेड के या फिर एक्स जेड या जेड एक्स, कोई भी 2 एक्सिस एक साथ रहेगा, 2 एक्सिस पे पोजीशन इसका चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, 2D या द्विविमीय गति या फिर क्या, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, झील में चलती हुई नाव, फर्श पर रेंगती हुई चींटी, है ना। फर्श पे जो चींटी रेंग रहा है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, मतलब उसके पास 2 डायमेंशन है, ठीक है ना। एक तो जिस तल पे चल रहा है वो एक डायमेंशन हुआ और एक दूसरा डायमेंशन कौन सा हुआ, वो जिधर मुड़ना चाहे। वैसे ही नाव देखे हो ना, चलता है, उसके पास भी एक तो वो जो पानी तल है, सरफेस है ना, वाटर का जो सरफेस है उस पर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ वो उसका डायरेक्शन इधर उधर भी चेंज हो सकता है, तो 2D, ठीक। अब त्रिविमीय गति या 3 डायमेंशन या 3D बोलते हैं इसको। अब इस बार जो मोशन होगा या गति होगा वो तीनों एक्सिस इन्वॉल्व रहेगा उसमें, एक्स वाई और जेड, समय के साथ उसका तीनों एक्सिस या तीनों डायरेक्शन चेंज हो सकता है पोजीशन, ठीक है। तो जैसे आकाश में उड़ती पक्षी एक बर्तन में गैस जो भर देंगे उसमें अणुओं की गति, जैसे गिलास में भर दिए गैस, तो गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स है या अणु है, पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा, उसमें गिलास के जितने भी एरिया है सभी में घूम सकता है या रोटेट कर सकता है कि नहीं। वैसे ही जो एरोप्लेन है हवा में उड़ रहे हैं उसके पास सारा डायरेक्शन है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो उस बार तीनों एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व है इस मोशन में, मतलब जो इस प्रकार की गति होगी उसमें जो वस्तु का स्थिति होगा वो तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। तो इन सभी मोशन के टाइप का डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन तो पूछता नहीं है लेकिन उसमें से ये पूछ सकता है कि अगर ऐसा है तो कौन सी गति होगी, या द्विविमीय गति का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम, है ना। जो साइंटिस्ट न्यूटन थे उसने जो गति हम लोग अभी देखे कि गति क्या होता है, मोशन, ठीक है, कि वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का समय के साथ उसके पोजीशन या स्थिति में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, गति कहेंगे ना। अब उस गति के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या परिभाषा के अनुसार
न्यूटन ने 3 नियम दिए, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, ठीक। तो सबसे पहला नियम था क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि वह एक सरल रेखा में एक समान चाल से गति कर रही है तो उसी दिशा में एक समान चाल से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित न हो, ठीक है। पहला नियम क्या था न्यूटन का, कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो स्थिर है ना, अपने विरामावस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाएं, ठीक। वैसे ही अगर कोई सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति कर रहा है एक समान चाल से, एक समान गति से, तो वो गति ही करता रहेगा जब तक कि हम लोग उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। बात समझ में आ रहा है कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गति कर रहा है तो गति ही करता रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक। इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या है, तो जड़त्व का जो वर्ड था जड़त्व, उसका सर्वप्रथम प्रयोग ना गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने किया था। जो जड़त्व है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है ना, कि जड़त्व का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जड़त्व नामक वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, ठीक। अब जड़त्व की बात करें तो जड़त्व क्या होगा, जड़त्व क्या है, यही चीज अभी हम लोग देखें, यही जड़त्व है ना, कि अगर कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा और अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए जाए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइप का जड़त्व देखेंगे, क्या क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या, विराम का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या रहेगा, ये तो अगर विराम अवस्था में है कोई वस्तु, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरा गति का जड़त्व क्या है, कि अगर वो एक समान सरल रेखा में एक समान गति कर रहा है तो गति ही करता रहेगा जब तक कि उसको डिस्टर्ब न किया जाए, मतलब कि बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। अगला आ जाते, अब ये बल, बल क्या है भाई, बल फोर्स है ना, किसको बोलते हैं, तो बहुत शॉर्ट है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। बल मतलब धक्का, गए हो ना दुकानों में लिखा रहता है, जो कांच वाला रहता है डोर, उसमें देखना एक तरफ पुश लिखा रहता है, एक तरफ पुल लिखा रहता है। पुश मतलब, पुल मतलब खींचना, है ना, एक बार अंदर जाना है तो धक्का मारिए, और अंदर से जब बाहर निकलते रहो तो उधर पुल लिखा रहता है, खींचिए, ठीक। तो बल भी क्या है, वही है, क्या करता है, धक्का लगाता है या क्या करता है, किसी को प्रेशर डालता है। क्या, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गतिमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है, अब अगर कोई गतिमान स्थिति में है, पहले से मोशन कर रहा है, तो उसको स्थिर करने का प्रयास करती है, कौन, बल। बात समझ में आया, ये क्या है, बल। अब बल भी 2 प्रकार का होगा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस, संतुलित और असंतुलित। तो बैलेंस में क्या रहेगा, कि मान लो किसी वस्तु पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी बल वर्क कर रहे हैं फोर्स, सभी का जो परिणामी बल है या रिजल्टेंट बल है वो क्या हो, 0 हो। बात समझ में आया, किसी भी बॉडी पर या किसी भी वस्तु पर जितने भी बल एक्टिंग है या काम कर रहे हैं, सभी बलों का जो परिणामी है ना, रिजल्टेंट है, वो अगर 0 हो, वो कितना हो जाए, 0, तो क्या कहलाएंगे कि वो बल क्या है, संतुलित बल है या बैलेंस बल है, ठीक। अनबैलेंस के केस में क्या होगा, कि जितने भी बल कार्य कर रहे हैं किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे, उन सभी का जो रिजल्टेंट होगा या परिणामी होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। अब आ जाते हैं कि जो प्रथम नियम है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका बताओ। जैसे हम लोग बस में बैठते हैं या रेलगाड़ी में बैठते हैं, किसी भी में भी, है ना,
तो क्या होता है, बस अगर अचानक ब्रेक लगाता है या रेलगाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो शरीर का हम लोग का भाग क्या रहता है, देखो जो नीचे वाला भाग होता है वो चूंकि उसके फर्श से कनेक्टेड होता है, बस के पटरी से, रेल के फर्श से या फिर बस के फर्श से कनेक्टेड होता है नीचे वाला भाग बॉडी का, तो वो जो है उसकी गति के साथ साथ क्या होती है, वो रेस्ट हो जाती है। लेकिन ऊपर वाला जो भाग है हम लोग का वो पहले से गतिमान में था, तो क्या है, स्पीड चलते रहता है तो वो गति करने की ही कोशिश करता है। हम लोग क्या करते हैं, अचानक से ऐसे हो जाते हैं, होते हैं ना, झटका लगता है। तो ये क्या है, दोनों है इसमें, ठीक है। बॉडी का नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, रेस्ट वाला है कि गति में वो क्या है, और इधर वाला एक समान गति कर रहा है। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या है, ये भाग क्या गतिमान कर रहा है गति, तो गति करने की ही कोशिश करेगा। लेकिन नीचे वाला जो है बस के साथ साथ क्या करेगा, विराम अवस्था यानी कि स्थिर अवस्था में, रेस्ट अवस्था में जाने का प्रयास करेगा। इस वजह से हम लोग को क्या लगता है, धक्का लगता है, ठीक। और भी एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। चलिए दूसरा नियम आ जाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ठीक है। ये लाइन लिखना जरूरी है, बस केवल अनुक्रमानुपाती लिखने से काम नहीं चलेगा ना। क्या कर रहा है, जो संवेग, संवेग मतलब मोमेंट ना, संवेग क्या बोलते हैं, मोमेंट। तो जो बल होता है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर मतलब P, है ना। संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसका, dP अपॉन dt के, वेग संवेग परिवर्तन की दर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। संवेग का समय के साथ जो परिवर्तन होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, बल के। यही कहलाएगा क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है। तो F इक्वल टू dP बाई dt, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं जो संवेग होता है वो क्या होता है, m गुने v, है ना, m इंटू v, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक। अब यहाँ पर मान रख दिए P का m इंटू v। अब m चूंकि कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं तो मिल जाएगा m dV बाई dt। अब ये वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण या a, ठीक है। तो उसके जगह पे क्या रख दिए, a। तो हम लोग का जो लॉ मिला या नियम F इक्वल टू ma, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। अब यहाँ से a भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब त्वरण निकाल सकते हैं, F के बटे में m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा त्वरण, होगा कि नहीं। अब इसका एग्जाम्पल बात करें हम लोग तो क्रिकेट गेंद का कैच, जब भी कोई प्लेयर कैच लेता है क्रिकेट का, बॉल का, या कोई भी फुटबॉल में भी तुम लोग पकड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो उसको पीछे तरफ खींचने का प्रयास करता है। क्यों खींचता है, क्यों चोट लगता है, देखो क्या है कि बॉल अगर मान लो अभी यहाँ से आ रहा है तेजी से, ठीक, यहाँ पे प्लेयर खड़ा है, ठीक है ना, तो अभी बॉल क्या है, गतिमान अवस्था में है ना। अब वो बॉल को हम लोग अचानक से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब रेस्ट, है ना, उसको किस कंडीशन में ला रहे हैं, विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके त्वरण को कम करना पड़ेगा ना। तो त्वरण हम लोग अचानक से बंद कर दे रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, चोट लगेगा ना, क्योंकि त्वरण जो है अचानक बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो फोर्स है वो डायरेक्ट हमारे हथेली में लगेगा, ठीक। इसका एक और एग्जांपल है कि अगर हम लोग छत पे से अगर रेत पे दौड़ेंगे या छत पर से किसी समतल फर्श पे दौड़ेंगे, जो फर्श छत है हम लोग का, वहाँ से अगर नीचे जो सरफेस है फर्श, उस पर दौड़ो और एक बार बालू में दौड़ो, रेत में, तो रेत में दौड़ेंगे तो चोट जो है कम लगेगा, लेकिन फर्श पे दौड़ेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगा। क्यों,
क्योंकि फर्श पे दौड़ेंगे तो डायरेक्ट जो है टकरा जाएगा, मतलब क्या करेगा, त्वरण को, एक्सेलरेशन को अचानक कम कर देगा, रोक देगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो अंतिम वेग पूरा अचानक क्या हो जा रहा है, विराम अवस्था में चला जा रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग रेत में दौड़ेंगे तो क्या होगा, पैर धंसेगा तो धीरे धीरे स्लो क्या होगा, त्वरण जो है कम डिक्रीज होगा, मतलब आसानी से डिक्रीज नहीं होगा, है ना। वहां क्या है, इस केस में जो फर्श में हम लोग दौड़ेंगे तो जो त्वरण है वो अचानक से फिनिश हो जा रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है, ठीक। लेकिन बालू के केस में, रेत के केस में क्या हो रहा है, त्वरण जो है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, चोट हम लोग को कम होगा। एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक, क्लियर है ना। चलिए अगला, न्यूटन के गति का तीसरा नियम या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या था, प्रतिक्रिया का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है एवं क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, इसमें दो चीज होता है टर्म, क्या क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इन दोनों से ही डिपेंडेंट है एक, और दोनों जो है फोर्स, बल अलग अलग वस्तु पर लगेगा। जैसे हम लोग एक दीवार पे बॉल फेंकते हैं, ठीक है, एक बार हमने बल लगाया, मतलब हम अपने हाथ से छोड़े, वो बल लगा, और एक दीवार का बल लगा, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा लग रहा है, वस्तु, एक वस्तु ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो कि फेंका है बॉल को, और एक जहाँ पे टकरा के वापस आ रहा है। एक तरफ से क्रिया बल लगेगा, दूसरे तरफ से प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बोट से आदमी, बोट मतलब नाव ना, एक वो भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बॉल वाला भी, है ना। बॉल को हम लोग दीवार पे फेंकेंगे तो जितने तेजी से फेंकेंगे उतने ही तेजी से वापस आता है, ठीक है। जिसमें कि दीवार लगाएगा क्या, रिएक्शन फोर्स, मतलब प्रतिक्रिया बल, और जो हम फेंकेंगे, जो आदमी फेंकेगा, व्यक्ति फेंकेगा, वो क्या लगाएगा, क्रिया बल, एक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक। तो नाव क्या होता है, बोट से आदमी का कूदना, जैसे हम लोग नाव से कूदते हैं तो क्या होता है, दो क्रिया होगा, क्या, एक तो हम लोग जैसे ही कूदेंगे तो अपने पैर से नाव को धक्का मारेंगे, धक्का लगेगा, नाव पीछे की तरफ जाएगा, और दूसरा एक नाव जो है हमको आगे की तरफ फेंकेगा, ठीक। तो नाव जो है पैर से हम लोग पीछे की तरफ जो धकेल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, क्रिया बल या एक्शन फोर्स, और नाव जो व्यक्ति को आगे की तरफ धकेलेगा, ऐसा, है ना, वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया बल या रिएक्शन फोर्स। क्लियर है, एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर दोनों बल अलग अलग वस्तु पर लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा, ठीक, मतलब एट ए टाइम दो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगाएंगे, ठीक, एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन, क्रिया बल और एक प्रतिक्रिया बल, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।